हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो ये है HOER रूल्स, जो कि सभी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो होता है, जैसे कि JEE, AWM, AME, ADME या वेलफेयर इंस्पेक्टर, APO या जितने भी प्रकार के डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हैं, सभी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग आज इसको करेंगे, शुरू से करेंगे कि HOER रूल्स कहाँ से शुरू हुआ और कैसे कैसे आया, क्या क्या इसमें मॉडिफिकेशन हुआ। और अभी का जो रूल चल रहा है वो HOER 2005 के नाम से चल रहा है। इससे पहले 1961 में भी बने थे और उससे पहले भी बने थे। तो हम लोग सबको एक एक करके देखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं HOER रूल्स। इसका नाम रेलवे सर्वेंट आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल्स 2005 भी कहा जाता है, और आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल्स 2005 भी कहा जाता है, ठीक है। रिटेन में यही आता है, मतलब यही लिखा हुआ आपको मिलेगा। देखते हैं। द आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन HOER वाज फर्स्ट क्रिएटेड इन 1931, यानी 1931 में जो HOER रूल्स आया उसका नाम था द आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन, जिसको कि उस समय का HOER का फुल फॉर्म वो निकलता था। फिर उसके बाद व्हेन इट वाज डिसाइडेड ऑन 29 अक्टूबर 1919 के 29 अक्टूबर यानी 29 अक्टूबर 1919 को जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हुआ वाशिंगटन में, ठीक है, अमेरिका के वाशिंगटन में, द वर्किंग आवर्स वुड बी 8 आवर्स पर डे। तब उसको उसमें डिसाइड किया गया उस समय कि अब वर्किंग जो आवर्स होगा उस समय 8 आवर्स पर डे के हिसाब से जो लेबर हैं उनसे वर्क लिया जाएगा। एंड द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड इन जिनेवा, जिनेवा में एक जनरल कॉन्फ्रेंस किया गया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का अमेरिका में 25 अक्टूबर 1921 को। तब यह इट वाज डिसाइडेड दैट एवरी 6 ऑफ वर्क, मतलब 6 दिन जो काम करेंगे, 1 डे ऑफ वीकली रेस्ट वुड बी गिवन, मतलब बाद में 6 दिन काम करेंगे उसके बाद 7वां जो दिन होगा वो रेस्ट के रूप में दिया जाएगा। तभी आपको चाहे जिस भी डिपार्टमेंट में हो आपको एक दिन कंपलसरी वीकली रेस्ट दिया जाता है, ठीक है। जो वर्कशॉप में है उनको संडे दिया जाता है, और जो CNW ओपन लाइन में है उनको उनके हिसाब से दिया जाता है। यही चीज़ हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। जो भी PDF बनते हैं दोनों भाषा में बनते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो विद्यार्थी हैं वो साउथ के भी हैं, नॉर्थ के भी हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब जगह के हैं। तो उनका जो 2 कंपलसरी हमारे भारत में लैंग्वेज है, या तो इंग्लिश जानते हैं नहीं तो हिंदी जानते हैं, ठीक है। द वाशिंगटन कन्वेंशन नंबर 1 ऑफ 1919, वाशिंगटन में जो कन्वेंशन हुआ उसका जो ये नंबर था पहला 1919 का, ऑल्सो नोन एज द आवर्स ऑफ वर्क इंडस्ट्री कन्वेंशन 1919, इसका एक और नाम था, उसी कन्वेंशन का एक और नाम से संबोधित किया जाता है, जिसको कहा जाता है आवर्स ऑफ वर्क कन्वेंशन, आवर्स ऑफ वर्क इंडस्ट्री कन्वेंशन 1919। was the first convention adopted by इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसका ये पहला कन्वेंशन था, ठीक है। ILO होता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो फुल फॉर्म होता है ILO होता है। इट इज़ इस्टेब्लिश्ड द प्रिंसिपल ऑफ 8 आवर्स डे, जो 8 आवर का वर्क का जो निर्णय लिया गया था उसके सिद्धांत को इन्होंने स्थापित किया। और 48 आवर्स वीक, एक वीक में 48 आवर्स काम होगा, जो कि लंच अगर दिए जाते हैं तो लंच का समय अलग से होगा। 8 घंटे कंटिन्यू काम करना है, यदि लंच होता है 1 घंटे के देते हैं तो 9 घंटा काम करना है। इसलिए एक दिन का कहीं कहीं आता है क्वेश्चन कि एक दिन का जो वर्किंग आवर है फैक्ट्री एक्ट के अनुसार कितना है, तो 9 आवर्स उसका आंसर लगाया जाता है, क्योंकि 1 घंटा उसमें लंच शामिल होता है। वीक फॉर वर्कर्स इन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, मतलब इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में 8 आवर्स पर डे और 48 आवर्स पर वीक का ये रूल लगाया गया, ठीक है। अभी इसका रिलेट करेंगे हम लोग HOER से, यही चीज़ हिंदी में लिखा हुआ है और हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों उसी में समझा भी दिया है। जो भी हमारे यहाँ जुड़े हुए विद्यार्थी हैं वो PDF अपना जो WhatsApp नंबर है हमारा उस पर मैसेज करेंगे तो मिल जाएगा, और जो नए हैं हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उसको लास्ट में उनको बताया जाएगा कैसे जुड़ सकते हैं। और वीडियो में यदि पहली बार है मेरा चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं।
द जनेवा कन्वेंशन नंबर 14 ऑफ 1921, जो जनेवा में कन्वेंशन हुआ था, ऑल्सो ने उसको कहा जाता है ऑल्सो नोन एज द वीकली रेस्ट इंडस्ट्री कन्वेंशन 1921, यानी कि साप्ताहिक जो विश्राम होता है उसके नाम से उसको जाना जाता था। इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या था, इंटरनेशनल यानी ILO का ऑर्गेनाइजेशन था, कन्वेंशन दैट मैंडेट ए वीकली रेस्ट पीरियड फॉर वर्कर इन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग स्पेशली, मतलब वीकली रेस्ट के हिसाब से जो उसमें निर्णय लिया गया था स्पेशल। इट रिक्वायर्ड ए रेस्ट पीरियड ऑफ एटलीस्ट 24 कंसिक्यूटिव आवर्स विद इन एवरी 7 डेज पीरियड, 7 दिन के पीरियड में एक दिन का विश्राम एकदम अति आवश्यक है, उसमें निर्णय लिया गया। ठीक है, यही चीज़ लिखा हुआ है हिंदी में। आगे देखते हैं। द आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट HOER रेगुलेशन फॉर्मेट इन 1931 डिड नॉट अप्लाई टू रनिंग स्टाफ एट द टाइम ऑफ दे, जब 1931 में जब HOER रूल बना उस समय रनिंग स्टाफ को एक्सक्लूडेड कैटेगरी में रखा जाता था, और मैक्सिमम लिमिट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंटिन्यूअस एंड इसेंशियली इंटरमीडिएट स्टाफ वेयर फिक्स एट 60 आवर्स एंड 84 आवर्स पर वीक। पहले जो 1931 में जो बना था उसमें कंटिन्यूअस को 60 घंटे और इसेंशियली इंटरमीडिएट को 84 घंटे पर वीक काम करने के लिए कहा गया था। सिंस रनिंग स्टाफ वेयर क्लासिफाइड इन द एक्सक्लूडेड कैटेगरी, रनिंग स्टाफ को एक्सक्लूडेड कैटेगरी में रखा गया था, इसमें नो लिमिट ऑफ वर्किंग आवर्स होता है एक्सक्लूडेड कैटेगरी में, जो कि आज भी वो रूल चल रहा है। एक्सक्लूडेड जो कैटेगरी होता है एक्सक्लूडेड, उसमें नो लिमिट ऑफ वर्किंग आवर्स होता है, मतलब कोई काम का लिमिट नहीं। जैसे सुपरवाइज़र कैटेगरी के जो स्टाफ होते हैं, या कॉन्फिडेंशियल गोपनीय शाखा के जो स्टाफ होते हैं, या हॉस्पिटल में जो मेट्रोन का जो पोस्ट होता है, नर्सेज जो होते हैं, या जो केयर टेकर होते हैं, और भी कई पद होते हैं जो कि एक्सक्लूडेड कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। उनको नो लिमिट ऑफ वर्क्स, यानी कि कोई सीमा नहीं है, जब तक ज़रूरत है तब तक आपको रुकना है, इस तरह से रखा जाता था रनिंग स्टाफ को। थस द प्रोविजंस ऑफ HOER अंडर द 1931 एक्ट राइज ए फर्दर कंट्रोवर्सी बिटवीन द लेबर यूनियन एंड द एग्जिस्टिंग रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो नियम है 1931 का, वो रेलवे के जो यूनियन है और उस समय के जो रेलवे के एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन थे उसके बीच विवाद उत्पन्न करने वाला ये नियम था। चलिए, जब विवाद उत्पन्न हो रहा है तो कुछ ना कुछ उसका समाधान होगा। देयर आफ्टर इन 1946 जस्टिस श्री राधाध्यक्षा 1946 में, ठीक है, एक ये थे राजाध्यक्ष जो बम्बे ICS थे, बम्बे हाई कोर्ट के, वाज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू जस्ट एडजस्टिकेट ऑन द डिस्प्यूट बिटवीन वर्कर्स एंड रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, यानी वर्कर्स और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के बीच जो विवाद था उसको सुलझाने के लिए उनको नियुक्त किया गया। वो 1946 में उनको नियुक्त किया गया। उनका नाम था राजाध्यक्ष, ठीक है, बम्बई हाई कोर्ट के ICS थे, ठीक है। तो उन्होंने 1946 में ये काम दिया गया और 1947 में 1 साल के स्टडी के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1947 में पेश की। कैसे कैसे HOER बना, देखिए, पहले बेस आपका बन जाएगा तो आप जो है HOER से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है तुरंत उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। पहले बेस बनाना है किसी भी टॉपिक में। जस्टिस राधाध्यक्षा मेड सेवरल रिकमेंडेशन, कुछ उन्होंने सुधार किया, ठीक है, अनुशंसा की, सिफारिश की, एंड ऑल्सो सजेस्टेड अमेंडमेंट टू द रेलवे एक्ट 1938। रेलवे एक्ट जो 1938 था उसमें कुछ सुधार की सुझाव दिया क्योंकि उसी के बेस पर जो है HOER बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। जस्टिस राजाध्यक्ष सजेस्टेड ब्रिंगिंग द रनिंग स्टाफ टू एक्सक्लूडेड कैटेगरी इनटू द कंटिन्यूअस कैटेगरी। उन्होंने सुझाव दिया कि जो ये रनिंग स्टाफ जो है उनको जो रनिंग स्टाफ है एक्सक्लूडेड कैटेगरी से उनको कंटिन्यूअस कैटेगरी में लाया जाए। सब्सिक्वेंटली इन 1951 द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे फॉर्मेड ए रेलवे एम्प्लॉयमेंट आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रूल 1951। उसके बाद 1951 में रेलवे एम्प्लॉयमेंट आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रूल 1951 बना, विच
इनकॉर्पोरेटेड द सजेशन ऑफ जस्टिस राजाध्यक्षा के जो ICS बम्बे हाई कोर्ट के थे उनके सुझाव के आधार पर बनाया गया 1951 में। These were that running duty should not normally exceed 10 hours. The employee should be entitled to claim relief after 12 hours of duty provided to give 2 hours notice to the controller for relief। मतलब कि ये जो रनिंग स्टाफ जो थे उसमें उनको सामान्य ड्यूटी 10 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए थी और 12 घंटे की ड्यूटी के बाद राहत का दावा कर सकते थे। ठीक है, लेकिन राहत का दावा यदि 2 घंटे के नोटिस के भीतर भी दिया होंगे तो भी उनको दिया जाना था, ये उसमें कहा गया। ठीक है, उसके बाद देखिए, इट वॉज ऑल्सो लेड डाउन द कैलकुलेशन ऑफ ड्यूटी एट ए टाइम। द टाइम शुड बी counted from the actual departure of the train and overtime payment total hours of the should be calculated from the sign off to sign on। मतलब कि एक बार में ड्यूटी गणना के लिए समय की गणना ट्रेन के वास्तविक प्रस्थान से की जानी चाहिए थी। ठीक है, जैसे कि ट्रेन अगर वास्तविक प्रस्थान कब होगा तब से की जानी थी, भले ही ट्रेन यदि लेट होती है तो उस हिसाब से कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था। ओवर टाइम भुगतान के लिए काम कुल घंटों की गणना जो ओवर टाइम अगर मिलता है तो साइन ऑन से साइन ऑफ तक के बीच किया जाना चाहिए, ये उसमें लिखा था। ठीक है, अब HO ईयर 1961 उसको हम देखते हैं। अगेन 1956 द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अमेंडेड द रेलवे एक्ट एडेड चैप्टर 6A। रेलवे के जो उस समय के रेलवे के जो एक्ट थे उसमें एक चैप्टर जोड़ा गया, चैप्टर 6A। ऑन दिस बेसिस ऑफ विच HO ईयर ऑफ 1961 वाज प्रिपेयर्ड, और उसी के आधार पर 1961 का HO ईयर बनाया गया, विच ऑल्सो इंक्लूडेड इन रूल ऑफ 1951 वाला रूल भी उसमें इंक्लूड था। 1961 का HO ईयर देखिए, वो तो हम लोगों ने हिंदी में समझा दिया। अभी देखिए उसमें भी थोड़ा सा लफड़ा हुआ, बट देयर वाज ए अबाटमेंट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द लेबर यूनियन एंड रेलवे मैनेजमेंट। लेकिन श्रम जो लेबर यूनियन था और रेलवे मैनेजमेंट में उसके विवादों में कोई कमी नहीं आई, बिकॉज द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे लेटर नंबर इतना डेट 15/7/1968 फर्दर एग्रेवेटेड द सिचुएशन बाय लेइंग डाउन दैट द ओवरऑल ड्यूटी ऑफ रनिंग स्टाफ the time of signing on should not exceed 14 hours. Such employees should be entitled to claim relief after 14 hours provided they give 2 hours notice that to the controller for seeking relief। मतलब रेल मंत्रालय का एक पत्र आया जिसमें कहा गया कि उसके वजह से जो है विवाद और बिगड़ गया। इसमें कहा गया कि साइन ऑन के समय से रनिंग स्टाफ की समग्र ड्यूटी नहीं होनी चाहिए, 14 घंटे से अधिक नहीं, और ऐसे कर्मचारी 14 घंटे के बाद राहत का दावा करने के हकदार होंगे, बशर्ते उन्होंने राहत के लिए 2 घंटे का नोटिस दिया हो। दूसरे शब्दों में रनिंग स्टाफ साइन ऑन करने के समय से 12 घंटे के अंत में नोटिस देता है, चाहे उन्होंने 12 घंटे से कम ड्यूटी की हो। साइन ऑन के समय से 14 घंटे के अंत में राहत के हकदार होंगे। ठीक है, तो दोनों में इसी तरह से विवाद उत्पन्न हो गया। Subsequently, the National Federation of Indian Railway (NFIR) demanded, among the things, that the present hours of employment regulation, which gave hours of work, period of rest, and overtime in respect of railway employee in work, so falling within the definition of factories amount, should be thoroughly reviewed। मतलब इसके बाद राष्ट्रीय जो भारतीय रेलवे कर्मी के जो NFIR था उन्होंने बातों के साथ यह भी मांग रख दी कि वर्तमान में रोजगार घंटे जो नियम है वो फैक्ट्री जो है की परिभाषा आने वाले कार्यशाला में के अलावा रेलवे कर्मचारी काम के घंटे और जो HO ईयर है उसकी पूरी तरह से समीक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय रेल कर्मी महासंघ और रेलवे बोर्ड इन मांगों पर कोई सहमति, इसके बाद फिर भी उसमें जब उन्होंने मांग की तो इस पर कोई सहमति नहीं बनी। इसलिए केंद्र सरकार ने 28 फरवरी 1969 को गुजरात उच्च न्यायालय यानी गुजरात हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति
इनके मियाँ भाई को रेलवे श्रम अधिकरण 1969 नियुक्त किया। ये सब विवाद वहाँ भी नहीं सुलझ पाया, तो फिर बाद में मियाँ भाई को नियुक्त किया गया गुजरात के हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस को। ठीक है, जस्टिस मियाँ भाई then took into account the ground realities prevailing in the Indian context, the views on the subject। इसके बाद न्यायमूर्ति भाई ने जो भारतीय परिवेश में प्रचलित जो ज़मीनी हकीकत है उसको ध्यान में रखा। समानांतर कानून के साथ वाशिंगटन और जिनेवा जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के प्रस्तावों और सिफारिशों और राष्ट्रीय रुझानों से उत्पन्न इस विषय पर विचारों को भी ध्यान में रखा। ठीक है, उन्होंने उन्हें भारतीय रेलवे उद्योग की महत्वपूर्ण कार्यप्रणाली और विशिष्ट विशेषताओं और इस उद्योग में नौकरी की विशालकाय विविधता के अधीन करते हैं। न्यायमूर्ति मियाँ भाई ने इस मामले में अपनाए गए दृष्टिकोण की झलक शब्दों में प्रस्तुत की। मतलब उन्होंने कुछ सुधार वो भी किए। In view of such amendment, the Ministry of Railway considered it necessary to formulate the Railway Employee Hours of Work and Period of Rest Rule 2005, which is issued 28th of February 2005। ठीक है, इस तरह संशोधन होते हुए उस बीच में और भी कई संशोधन हुए हैं, लेकिन एग्ज़ाम के व्यू से इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो संशोधन होते हुए 2005 में फिर से पुनः तैयार किया गया, जिसका नाम रखा गया HOER 2005। ठीक है, इसको रेलवे सर्वेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट रूल्स 1961 वी आर फॉर्मेट अंडर द इंडियन रेलवे एक्ट 1890। जो 1961 में बना था वो इंडियन रेलवे एक्ट 1890 को बेस करके बनाया गया था। उसी तरह 2005 का जो है सब्सिक्वेंटली इन द ईयर 2005 जनरल एंड सब्सिडी रूल 75 28 फरवरी 2005 इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 136 ऑफ रेलवे एक्ट 1989। रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन 136 को बेस बनाकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया मेड HOER रूल्स। ठीक है, अब हम लोग HOER रूल्स में आ गए हैं। एक मिनट, हाँ, तो ये रूल 2005 में बन के तैयार हुआ, जिसमें 1989 का जो रेलवे अधिनियम है ये भी आपको पढ़ना है। यदि आप APO वेलफेयर इंस्पेक्टर की तैयारी करते हैं तो रेलवे के जो अधिनियम 1989 वो भी आपको उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। तो उसके 136वां जो ये धारा है उसको उसी के आधार पर HOER 2005 बनाया गया। 28 फरवरी इसका डेट है। GSR इसका 75 है और ये जो है 28 फरवरी को बनाया गया। चलिए आगे देखते हैं। द रेलवे सर्वेंट आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल 2005 डिटरमाइंस एंड रेगुलेट द आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कर्स। यानी कि रेलवे जो कॉल आ रहा है, रेलवे कर्मचारी कार्य और घंटे जो विश्राम 2005 है उसको एम्प्लॉयज़ ऑफ द वर्कर्स नेसेसरी पीरियड ऑफ रेस्ट बिटवीन 2 periods ऑफ वर्क वीकली रेस्ट ओवर टाइम अलाउंसेस ETC। मतलब रेल कर्मचारी जो कार्य घंटे HOER जो रूल्स है 2 अवधियों के बीच आवश्यक विश्राम अवधि, साप्ताहिक विश्राम, ओवर टाइम भत्ता आदि निर्धारण और विनियमन करता है। ठीक है, द रेलवे सर्वेंट आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल 2005 आर एप्लीकेबल टू। अब देखिए किस किस पर ये लागू है। जैसे डिसिप्लिन अपील रूल में भी आपने पढ़ा होगा किस किस पर लागू होता है, उसी तरह ये भी है। इसमें क्या है, ऑल नॉन गजेटेड रेलवे एम्प्लॉयज़, नॉन गजेटेड जो भी रेलवे एम्प्लॉय हैं उस पर लागू होता है। दूसरा, एम्प्लॉय इंक्लूडिंग कैजुअल लेबर एंड सब्स्टिट्यूट एक्सेप्ट दोज हु आर गवर्न अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1908। यानी कैजुअल लेबर पर भी ये लागू है, सब्स्टिट्यूट पर लागू है, लेकिन सब्स्टिट्यूट में वो नहीं जो फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत आते हैं। माइंस एक्ट यानी कि जो खान है अधिनियम 1952 के अंतर्गत आते हैं उन पर नहीं है। फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत आते हैं उस पर नहीं है। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के अंतर्गत आते हैं उस पर भी नहीं है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स 1957 के अंतर्गत आते हैं उस पर भी नहीं। यानी आरपीएफ का तो अलग रूल चलता है, तो आरपीएफ पर भी D&A रूल भी लागू नहीं होते हैं और ये भी लागू नहीं होता है। मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 यानी कि जहाजरानी होता है, व्यापार और जहाजरानी, उस पर भी लागू नहीं है। चलिए, दोज एम्प्लॉय इन वर्कशॉप और
ए फेरीज, यानी कि इन सब तो नहीं आते हैं। चलिए, अब HOER के रूल नंबर जितने दिए गए हैं वो रूल नंबर का ही यदि आप स्टडी कर लेते हैं तो HOER के सारे नियम जान जाएंगे कि कौन कितना घंटा काम करता है, किसको कितना वीकली रेस्ट मिलता है, किसको स्टेचुरी आवर क्या है, स्टैंडर्ड आवर क्या है, ये सारे आपको ये रूल नंबर 1 से लेके जितने भी रूल्स हैं वो पढ़ लेते हैं तो आपको नॉलेज हो जाएगा। और साथ ही इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रखा गया है, कुछ छूट गए हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें रखा गया है, वो आपको कवर कर देंगे। और भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐड करने का सिलसिला जारी है। अब जैसे जैसे दिमाग में आता है वैसे वैसे इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐड किया जाएगा। फिलहाल आप सब इसको पढ़ने के लिए ले सकते हैं, और जो भी जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए हैं तो ज्वाइन कीजिए, तभी आपको प्राप्त मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक सिंगल PDF नहीं दिया जाता है, किसी को ज़रूरत होगा सिर्फ इसी का। ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि मुझे फाइनेंशियल रूल का चाहिए, डिसिप्लिन ऑफ द रूल का चाहिए, राजभाषा का चाहिए, ये सब का नहीं, सिंगल PDF नहीं मिलता, आपको यहाँ प्रॉपर ज्वाइन करना होगा तभी आप ले सकते हैं। और वीडियो बना के आपको थोड़ा सा जानकारी दिया जाता है। चलिए, HOER रूल नंबर 1, इसका है ये रूल नंबर 1 में शॉर्ट टाइटल दिया गया है, ठीक है, कमेंसमेंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि इसमें एक टाइटल दिया गया है कि इन नियमों को रेल सेवा कार्य घंटे और विश्राम की अवधि नियम 2005 कहा जाएगा। दूसरा है दे शैल कम इनटू फोर्स ऑन डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन ऑफ ऑफिशियल गैजेट, यानी कि राजपत्र में प्रकाशित की तिथि से ये प्रवृत्त हो जाएंगे। ये दे शैल अप्लाई ओनली दोज रेलवे सर्वेंट हुम चैप्टर 14 ऑफ एक्ट अप्लाइज, यानी कि ये नियम केवल उन रेल सेवकों पर लागू होंगे जो अधिनियम का अध्याय जिन पर ये लागू होता है, चैप्टर 14 लागू होता है। रूल नंबर 2 देखिए, डिफिनेशन इन दीज रूल्स अनलेस द कंटेस्ट ऑफ अदरवाइज रिक्वायर, इन नियम में जब तक मतलब संदर्भ न हो, अपेक्षित न हो, यानी कि डिफिनेशंस, इस जो रूल नंबर 2 है उसमें डिफिनेशंस है, ठीक है। रूल नंबर 2 का ए क्या है, एक्ट मीन्स द रेलवे एक्ट 1989, एक्ट का मतलब हो गया रेलवे एक्ट जो 1989 है वो है। उसके बाद बी है फुल नाइट का परिभाषा दिया गया है रूल नंबर 2 का बी में, उसमें कहा गया है कि फुल नाइट का मतलब होता है कि 10 बजे से लेके शाम, प्राइम मेरिडियन, ये भी जो 12 बजे रात का जो समय होता है उसको मेरिडियन कहा जाता है, और उसके पहले होता है प्राइम मेरिडियन और उसके बाद होता है आफ्टर मेरिडियन, ठीक है। तो प्राइम मेरिडियन है 12 बजे रात से पहले वाला जो 10 होगा रात को, वो 10 PM से लेके 6 आफ्टर मेरिडियन 12 बजे बाद के रात जो 6 बजे का सुबह में वो तक का जो पीरियड होगा वो नाइट कहलाएगा। नाइट ड्यूटी का मतलब होता है एम्प्लॉयड ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ नाइट फ्रॉम 10 PM to 6 AM फॉर द रनिंग स्टाफ इट शुड नॉर्मली एक्सीड 6 नाइट एट ए स्ट्रेच, यानी कि जो रनिंग स्टाफ है वो नॉर्मली पूरा जो है 6 दिन का नाइट नॉर्मली ये नहीं कर सकते हैं। नॉर्मली जो 6 दिन कंटिन्यू नाइट है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसके लिए नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, एक लॉन्ग ऑन भी पढ़ना है, शॉर्ट ऑफ भी पढ़ना है, इसमें आपको ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जितने भी आपको बोले गए हैं इसमें लेक्चर जो दिए गए हैं उन सब जो लेक्चर्स हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग ऑन है, लॉन्ग ऑन मीन्स ए पीरियड ऑफ ड्यूटी ओवर 8 आवर्स, 8 घंटे से ज़्यादा जो काम किया जाता है उसी को लॉन्ग ऑन कहा जाता है, ठीक है। इन केस ऑफ इंटेंसिव वर्कर ओवर 10 आवर्स, इन केस ऑफ कंटिन्यूस वर्कर ओवर 12 आवर्स, इन केस ऑफ EI वर्कर्स इज अवॉइडिंग ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ रोस्टर। मतलब लॉन्ग ऑन का अर्थ है कर्मचारी के मामले में 8 घंटे से अधिक निरंतर कर्मचारी के जो गहन कर्मचारी यानी कि इंटेंसिव जो है उनको 8 घंटे से अधिक जो काम दिया गया वो लॉन्ग ऑन होगा। जो कंटिन्यूस कर्मचारी हैं वो 10 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं तो वो लॉन्ग ऑन होगा, और जो इसेंशियल इंटरमीडिएट कर्मचारी हैं वो 12 घंटे से अधिक ड्यूटी करते हैं तो वो लॉन्ग ऑन होगा, ठीक है। रोस्टर तैयार करते समय इन सब से ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ऑर्डिनरी रेट ऑफ पे इंक्लूड, वेतन की सामान्य दरें इसमें शामिल हैं। उसके बाद पे एज डिफिनेशन रूल नंबर 1303 FR 9 ऑफ इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम 11 99 एडिशन,
and include element of running allowance to be extent 30% of basic pay in case of running staff as defined in rule number 1507 of the aforesaid code। यानी कि जो रनिंग जो स्टाफ जो हैं उसमें भारतीय संविधान जो जो ये वॉल्यूम है इस्टेब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम 11/1990 का नियम 1303 में परिभाषित वेतन और इसमें मूल वेतन के 30% तक रनिंग भत्ते दिए गए हैं। ठीक है, उपर्युक्त संहिता के नियम 1507 में परिभाषित रनिंग कर्मचारी के मामले में यानी रनिंग स्टाफ को 30% जो दिया जाता है उसके बारे में कहा गया है। डियरनेस अलाउंस, एडिशनल डियर अलाउंस एंड डियरनेस पे इफ़ एनी एंड यानी महंगाई भत्ता यदि कोई हो तो भी, कंपनसेंट्री सिटी अलाउंस भी। ठीक है, रेलवे सर्वेंट एम्प्लॉयज कॉन्फिडेंशियल यदि शामिल है तो, स्टेनोग्राफर्स वर्किंग ये सब एक्सक्लूडेड में आते हैं। स्टेनोग्राफर्स वर्किंग आइदर इन सेपरेट कॉन्फिडेंशियल सेल और अटैच्ड टू द ऑफिसर्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, यानी कि जो सेपरेट कॉन्फिडेंशियल सेल में है या ऑफिसर्स के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से अटैच्ड हैं उनके लिए साइफर ऑपरेटर, साइबर नहीं है ये साइफर है। ठीक है, साइफर ऑपरेटर्स जो चित्र वगैरह, पिक्चर वगैरह, ड्राइंग वगैरह करते हैं उनको कहा जाता है। कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट एंड प्रपोजल असिस्टेंट, यानी कि जो कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट यानी गोपनीय जो सहायक हैं, निजी सहायक हैं। एनी अदर रेलवे सर्वेंट हु में बी सो स्पेसिफाइड बाय द हेड ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन टू हैव बीन एम्प्लॉयड इन कॉन्फिडेंशियल कैपेसिटी, यदि कोई रेल सेवक जिसे रेल प्रशासन द्वारा गोपनीय क्षमता में नियोजित होने के निर्देश किया गया हो, ठीक है, उनके लिए वो ये है था। अगला देखिए, रीजनल लेबर कमिश्नर, इसका मीनिंग क्या होता है? रीजनल लेबर कमिश्नर मीन्स एन ऑफिसर अपॉइंटेड एज सच बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बाय नोटिफिकेशन ऑफ ऑफिशियल गजट। ऑफिशियल गजट में जिनको नियुक्त किया गया है वो रीजनल लेबर कमिश्नर होता है। और HOER के रूल से किसी प्रकार का किसी को दिक्कत है तो वो रीजनल लेबर कमिश्नर के पास इसका अपील दे सकता है। रेल के अंदर ये सब सुनने के लिए PCPO यानी कि प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर को कहा गया है। ठीक है, एक मिनट। उसके बाद कई अन्य परिभाषाएं दिए गए हैं, जैसे रोड साइड स्टेशन क्या होता है ये भी आपको पढ़ना है, रोस्टर क्या होता है, रनिंग स्टाफ का ड्यूटी क्या होता है, ठीक है, सेक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, स्प्लिट ड्यूटी क्या होता है। पार्ट 2 में देखिए रेलवे जो रूल नंबर 3 है, अथॉरिटी कौन है, अथॉरिटी इसको वर्गीकरण करने के लिए। रूल नंबर 4 है अपील्स अगेंस्ट क्लासिफिकेशन, ये आगे हम लोग सभी रूल करेंगे। रूल नंबर 5 जो है वो ये दूसरे पार्ट जो बनाएंगे उसमें हम लोग इसको क्लियर करेंगे। रूल नंबर 6 है एक्सक्लूडेड स्टाफ के लिए। रूल नंबर 7 जो है क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो सेक्शन 130D के तहत वो आपको दिखाए। सब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, एक्सक्लूडेड कैटेगरी कौन होते हैं, कंटिन्यूस कैटेगरी कौन होते हैं, इंटेंसिव कैटेगरी कौन होते हैं, ठीक है, फिक्सेशन ऑफ जो आवर्स का कार्य घंटों का बंटवारा कैसे कैसे किया गया है, किस एक्ट के तहत किया गया है, ये सब आपको जानना है। एडिशनल आवर्स का भी रूल है, कुछ केस में एडिशनल आवर्स भी रखे गए हैं। उसके बाद सबके ये चार्ट हैं, कौन सा कैटेगरी में किसको क्या रूल कितना, ठीक है, PNC के साथ में विदाउट PNC ये सारे दिए गए हैं, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद रूल नंबर 9 है पावर टू मेक टेम्पररी एक्सेप्शन, जो टेम्पररी एक्सेप्शन है वो बनाने का। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ एवरेजिंग एंड पेमेंट ऑफ ओवर टाइम, जो ओवर टाइम का पेमेंट है उसका जो सिद्धांत क्या है वो आपको पढ़ना है। वीकली बेसिस है, डेली बेसिस है, 1.5 गुना ओवर टाइम भी होता है, 2 गुना ओवर टाइम भी होता है, ये सब आपको जानना है। रूल नंबर 11 है रजिस्टर एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ वर्क के लिए है। रूल नंबर 12 है ग्रांट ऑफ पीरियडिक रेस्ट। उसके बाद रेस्ट गिवर, ठीक है, लीव रिजर्व कुछ। रूल नंबर 13 है कंपेंसेंट्री रेस्ट, जो आपको 30 दिन के अंदर ले लेना है, वो भी आपको पढ़ना है। और HOER रूल नंबर 14 है अपॉइंटमेंट ऑफ सुपरवाइजर्स। HOER रूल नंबर 15 है डिस्प्ले ऑफ रूल्स एंड नोटिस, रूल को जो प्रचार प्रसार भी करना है। 16 है एनुअल रिटर्न। उसके बाद पार्ट
4 में दिया गया है रूल नंबर 17, जो कि पावर टू मेक मॉडिफिकेशन स्पेशल क्लास। कुछ स्पेशल क्लास भी हैं, उसमें जो पावर है बनाने का वो भी दिया गया है। रूल नंबर 18 है द रेलवे सर्वेंट आवर्स एम्प्लॉयमेंट 1961। ठीक है, तो ये सारे पढ़ने हैं आपको। और पार्ट 2 इसका एक वीडियो बनाया जाएगा। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ गए जो कि आपको पढ़ना अति आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। हाँ, नए लोग बहुत हैं, जोड़ना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है। यदि आप जेई, AWE, AME, ADME, वेलफेयर इंस्पेक्टर, EPO की तैयारी करते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। उसका टेस्ट सीरीज भी चलता है सभी का, कैरेज वर्कशॉप का, वैगन वर्कशॉप का, CNW का, AWM का, वेलफेयर का, APO का, सबका टेस्ट चलता है। तो वेलफेयर APO वाले टेस्ट में आप बिना मटेरियल लिए ओनली 250 पर मंथ पेड करके टेस्ट दे सकते हैं। हर संडे टेस्ट होता है। बाकी जेई, AWM की तैयारी करते हैं तो आपको 3000 पेड करके पहले ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप नंबर है 8121390916। इस पर आप मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसी नंबर से गूगल पे, फ़ोन पे भी चलता है, पेमेंट करना है। और आपको सारे मटेरियल्स 20 मॉडल सेट पेपर दिए जाएंगे और आपको अलग अलग से व्हाट्सएप नंबर भी दिया जाएगा आपके प्रॉब्लम के सलूशन के लिए। और वीडियो लिंक जो भी हैं वो भी दिए जाएंगे और सारे मटेरियल्स दिए जाएंगे। आपकी प्रॉपर तैयारी कराई जाएगी। कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं और आपको टेस्ट भी दे सकते हैं। टेस्ट एवरी जेई और AWM के लिए फ्राइडे और संडे 2 दिन टेस्ट होता है। टेस्ट का फ़ी अलग से लिया जाता है, 250 रुपया महीना। ठीक है, हर फ्राइडे हर संडे टेस्ट होगा। मटेरियल लीजिए, टेस्ट में ज्वाइन कीजिए, जो भी प्रॉब्लम होता है उसको शेयर कीजिए, वीडियो देखिए, निश्चित रूप से रिजल्ट होगा, कोई आपका रिजल्ट नहीं रोकेगा। चलिए हम लोग किसी न किसी अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।